सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज कम लोग उठे होंगे, कल रात में जो टेंशन में जागे होंगे उठ गए होंगे क्या? वीरू भी नहीं उठा, देखो वीरू तो मुझे लगता है कल जब सुबह जोड़ेंगे, अगर जुड़े तो आंख में काली वाली होगी। मैं तुम्हारी फोटो देखी, तुमने छत पे चढ़ के डाली थी। अरे भाई साहब, हाँ, छत पे चढ़ के ही डाली। वो छत पे जाना मजबूरी है, तो बम्बई में कुछ दिखता कहाँ है? छत आसमान बिल्डिंगों के पीछे छुप जाता है। हाँ, कुछ दिखता ही नहीं है। तो 9 बज गए, 9:15 बज गए, दिख ही नहीं रहा। हाँ। और मैंने वो डाल नहीं पाया, नहीं तो आप अपने छत से जाओ, जितने टावर्स दिख रहे होंगे सबकी छतों पे सब में भीड़ लगी, सब में भीड़ खड़ी इंतजार कर रहे हैं। फिर वो फाइनली स्पॉट हुआ जब वो काफी ऊपर था। हेज बहुत थी कल, वो बॉम्बे में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, तो दिखा ही नहीं होगा। वो एंड में थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ, बिल्कुल हल्का सा ऑरेंजिश सबको दिखा, तो हमने उसी को मार के कटाकट करा। फिर बाद में सही निकला, वही था वो, लेकिन ये हाल था। 9:30 तक हुआ ये सब काम जाम। ठीक है, नहीं जरा मूड मॉल दिखाइए। मूड बहुत बढ़िया है, फेड ने खुश कर दिया है, मतलब कुछ ना करके खुश कर दिया है। तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 170 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे। 2 दिन से मूड बिगड़ा हुआ था हमारा, सब एक दिन में रिवर्सल हो जाएगा ऐसा लग रहा है। गैप अप के साथ ही जहां से पिटना शुरू हुए थे 223 के लेवल से, उसी लेवल्स को रीगेन करने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद होगा एसिड टेस्ट बाजार का, पर अभी तो गैप अप दिख रहा है, उसके बाद की कहानी बाद में डिस्कस होगी। वजह है सारा ग्लोब मूड में है, रिस्क ऑन टाइप फीलिंग है। एशिया भी बाउंस बैक कर रहा है, यूएस खुद मजबूत थे जब फेड का फैसला आ रहा था, तो जब वो खुद ही खुश थे तो हम सबको भी खुश होना था। पॉवेल साहब और उनकी टीम ने दरें नहीं बढ़ाई, फिर से दूसरी बार ऐसा हो गया। पॉज था और उनके पॉज के बाद, 2 बार के पॉज के बाद सबको लगने लगा है, सारा समीकरण ये बैठने लगा है कि हो सकता है अब दरें बढ़े ही ना, तो थोड़ा बहुत मूड सुधर गया। बॉन्ड यील्ड, हमारे इक्विटीज तो क्या है, सेंटिमेंट ज्यादा ड्राइव करते हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, मतलब करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट ज्यादा डेप्थ रखते हैं, वो भी रिजॉइस ही कर रहे हैं। मतलब वो भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इक्विटी ने करा है। तो ये फौरी नहीं लग रहा है कि कुछ क्या लग रहा है। ये अभी पिच में जाएंगे तो पूरा डिटेल में दिखा। ऐसे काम करिए, स्टेडियम ले ही चलिए। ये आ गया वानखेड़े स्टेडियम, आपके सामने आएगा। वानखेड़े में कल भी एक फंक्शन था। कल शाम को वानखेड़े में एक सचिन तेंदुलकर स्टैंड है, वहां पे सचिन तेंदुलकर साहब का एक स्टैचू कल उन्होंने इनॉग्रेट करा है। वाह, तो कल रात में हम लोग बिजी थे वही। ओके। तो उसके बाद फिर पिच ठीक करके लौट के आए। मुझे लगता है जो पब्लिक आई थी वो पिच पे ही चढ़ गई। हरी हरी क्यों दिखा रहा है? घास नहीं कटवाई क्या? यार आज तो घास कटवाई थी, रात में तो काटी थी। वो घास काटने के टाइम पे विकेट सही करा, देखो सही कर दिया उसने। अरे यस, अरे विकेट पे छेद है यार, इस चक्कर में घास नहीं काट पाया। लो हमारा कैमरा जो बेचा था हमने जूम वाला, उससे फायदा हो। कौन सा कहते हैं वो? ड्रोन कैमरा। उससे भाई ये तो काम हो गया। पर ये पिच एक्चुअली आज इतनी हरी नहीं है। नहीं, एकदम हरी नहीं है। फिर भी बॉल घूम सकती है, कुछ भरोसा नहीं वो है। तो आप बताओ क्या चल रहा है ये? यार पिच तो हमें लगता है बहुत बढ़िया। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, शॉर्ट नहीं जाने का है, बिल्कुल नहीं जाने का। पिछले 2 दिन में किसी को गलत फहमी रही हो, शॉर्ट करके पैसा बना होगा ना, तो बहुत बुरा लगा होगा। रीज़न ये था कि देखो एकदम राइटिंग ऑन द वॉल था। इसमें कोई मेरा अपना कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत महान बात बताई हो, सामने दिख रहा था कि आपका अंडरटोन क्या है। अब फेड ने आज जो कर दिया, इसके बाद से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो एक उसका इंटरप्रिटेशन निकला है, नो हाइक नो कट, ये है आज का मंत्रा जो उन्होंने बोला है। बोला मतलब उनकी बात से जो हम लोगों ने निकाला है कि हाइक तो भूल जाओ आपके, वो कर पाएंगे, उनकी मजबूरी है, डेटा ड्रिवन है, और डेटा साफ इंडिकेट कर रहा है कि हाइक करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट आता जाएगा, और अगर यही ट्रेजेक्टरी रही है तो मैं आपको चार्ट भी दिखा सकता हूँ कि वो धीरे धीरे जाके मार्च अप्रैल तक वो ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जाएंगे कि आपको कट करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि जून की बैठक तक पक्का कट होगा। कुछ लोग तो अप्रैल में ही मान कर चल रहे हैं। जो ऑड एंड इवन का डेटा चलता है यूएस में, उसमें मैं ख्याल में 28% लोग अब शायद इस फेवर के हो चुके हैं कि जून में जून से पहले एक कट आ सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा जून मान के चलो, आप एक कट आएगा। उसके पॉलिटिकल रीजन भी होंगे, चुनाव है, सब चीज़ें आप जोड़ लीजिए, तो ये एक स्थिति बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब पिच आज तो फिलहाल बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी बल्लेबाजी की पिच है, ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे डर लगे आपको। खाड़ी वाला जो मामला है वो अभी भी उसी एक लिमिटेड ज्योग्राफी में एस्केलेटेड है एस्केलेटेड, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो लिमिटेड ज्योग्राफी में है। देखते हैं, ब्लिंकन जी वहाँ पहुँचे, उनके साथ उनके रक्षा मंत्री भी पहुँचे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना वो। ये यूक्रेन जैसा हो गया है, धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं।
अब चूंकि अभी वो ताजा है इसीलिए बात हो जाती है थोड़ी बहुत। हाँ, यूक्रेन में मतलब यही सब हुआ था यूक्रेन में भी, सब वही पहुंचे हो ही थे, सब जाएगा। हल्ला मचा था, नेटो सारा आ गया था। कल के शो में भी यही, हम लोग कल इसी भी शो था हमारा हमास वाले पे, तो लोगों को यही कहना था कि ये टाइम लेगा। ये आप ये सोचो कि परसों जाएंगे वो बातचीत हो गई नर्सों से पॉज या रुक गया सीज फायर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये धीरे 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 चलता रहेगा और फिर जाके क्लीन अप होगा, क्योंकि हमास को किल करने के लिए सब लोग एग्री हैं, लेकिन पब्लिक को नुकसान ना हो इस पर भी सारी चिंताएं हैं। तो इतना डेंस पॉपुलेशन कैसे करोगे आप? तो इट विल टेक टाइम। ये बहुत टफ चीज़ है उसको करना वहाँ पे, और खत्म करना भी मुश्किल है। बहुत अब तो मुश्किल मिंगल कर काम गए क्राउड के साथ, पता भी नहीं होगा आपको कौन है। कल बताया मुझे कि किसी ने कि 1200 किलोमीटर की अंडर वो टनल वनल बनी हुई है नीचे, जहाँ वो छुपे बैठे हैं। 1200 किलोमीटर की, मतलब वो तो 350 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, ऐसे जलेबी टाइप की बनी हुई है, स्कूलों के नीचे, हॉस्पिटल्स के नीचे, कम्युनिटी सेंटर्स के नीचे, जहाँ वो छुप के बैठे हैं। और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, बिजली है, खाने पीने का बंदोबस्त है, सब वहाँ बैठे। कैसे ढूंढोगे आप उनको? इट विल टेक टाइम, कि आपको समय लगेगा अगर आप इसी मुहिम पे लगे हुए। 1200 किलोमीटर टनल बना हुआ है उत्तर से शहर के अंदर। 15 साल में बनाया उन्होंने, सब टनल बनी हुई है नीचे, छुपे बैठे हैं वहाँ पे। क्या करेंगे आप? बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे। इतनी डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे कि आप एक हमास वाले को मारोगे 4 निर्दोष मरेंगे। तो हो ही रहा है। तो अब इतना कोलेट्रल डैमेज आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए यूएस भी कह रहा है कि भाई यार ये ऑपरेशन तो आपका ठीक है कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हो, लेकिन कैसे लड़ोगे ये स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं, ना यूएस के पास ना इजराइल के पास। ये कैसे कि आप एक बार एंटर करके मान लीजिए। बाबा ग्राउंड ऑफेंसिव, ग्राउंड ऑफेंसिव यही है कि आप अंदर चले जाओ, तब तो ढूंढ पाओगे। अंदर जाने में रिस्क है बॉस, कौन हमास है कौन निर्दोष है कैसे पता करेगा? और अंदर गए एक बार तो निकलने में भी डिफिकल्टी है। यही इशू तो रशिया का यूक्रेन के साथ, यही यूक्रेन तो रशिया के लिए इतना मुश्किल था क्या यूक्रेन? एग्जैक्टली तुमने सही पकड़ा। वो जो बॉर्डर जहाँ पे पहले से उन्होंने कब्जा कर रखा है, जहाँ पे रशियन रहते हैं, अब वो रहते हैं यूक्रेन में, लेकिन वो है रशिया के फेवरेट। अब उसमें ढूंढो कौन किसका है। खैर है, हम लोग बहक गए, दूसरी तरफ चले गए, लेकिन पिच बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पिच अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम है कुछ बढ़िया से स्टॉक आइडेंटिफाई कर देना। बाकी तो आज मूड बॉल ऐसा है कि आप के साथ बैंक्स वैंक्स जो सबसे वीकेस्ट पॉकेट हो सकता है वो स्प्रिंग एक्शन दिखा रही हो, तो देखते रहिएगा आप। मैं तो खबर का तड़का ऐड करना था, तो बजाज फाइनेंस पहला। बजाज फाइनेंस के कल भी मेंशन करा था, आपको याद होगा सुबह, कि बोर्ड मीट आनी है। वो बोर्ड मीट का आउटकम आ गया, जिसमें फंड रेजिंग करनी थी, जिसमें प्रमोटर बजाज फिनसर्व को वारंट जारी करने थे। सब बता रखा था उन्होंने, जो नहीं पता था कितने, किस क्वांटम, कितना पैसा जुटाएंगे और किस भाव पे, वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो गए। 15.5 लाख वारंट जारी करे जाएंगे, 1190 करोड़ रुपए प्रमोटर्स डालेंगे बजाज फाइनेंस में। स्टॉक चल रहा है 74-73 पे, वारंट्स इशू करे जाएंगे 76-70 पे। मौजूदा भाव से स्लाइड प्रीमियम ही है। मौजूदा भाव भी तो भी मेरे डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। मतलब प्रमोटर कॉन्फिडेंट है, पैसा डाल रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमिट कर रहे हैं, और वो भी इसी भाव पे, इस भाव से थोड़ा सा ऊपर ही। मैं बजाज फाइनेंस के लिए अच्छी खबर। अब वो आज कैसे या कितना डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा स्ट्रीट का कि ये नहीं क्यों हुआ वो क्यों, अपनी जगह ये अच्छी खबर है स्टॉक के लिए। आज से प्रमोटर्स का फंड इन्फ्यूजन मौजूदा भाव से कुछ ऊपर के लेवल्स पर, मैं मानता हूं बजाज फाइनेंस ग्रीन। अब वो स्टॉक का बिहेवियर अपनी जगह। दूसरा, दो रिजल्ट्स जिन्होंने लार्जली डिलीवर करा है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है इसीलिए ग्रीन है। पहला हीरो मोटोकॉर्प, आय बाजार उम्मीद से ज्यादा ही बढ़ी है, 4-5% बढ़ी है, 9450 करोड़ रुपीस पे। बाजार उम्मीद से मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ रुपए ज्यादा ही है, पर उसके नीचे ऑपरेशनली बाजार उम्मीद से अच्छा, मतलब इबिटा 28% का जंप, 11.5% वाला 14% प्लस के आसपास जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, डिलीवर करा हर पॉइंट पे। मुनाफा 47% बढ़ता हुआ नजर आया। पवन मुंजाल साहब की पिछले साल की रेम्यूनरेशन पता है आपको कितनी? 99.6 करोड़ घर ले गए थे। 100 करोड़ रेम्यूनरेशन थी। तो वो तैयार हो गए हैं टू रिड्यूस हिज फिक्स सैलरी बाय 20%। 80 ले जाएंगे। 80 ले जाएंगे। और अक्टूबर के ऑटो सेल्स नंबर भी जैसे एक्सपेक्टेड थे ठीक ही आए, बढ़िया है। 26.5% का अक्टूबर में साल दर साल उछाल है। इसलिए मैंने कहा हर जगह डिलीवर हुआ है, इसीलिए डिलीवर्स हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन। अब वो बिहेवियर अपनी जगह। गोदरेज कंज्यूमर भी ऐसे ही है, जैसे मैंने हीरो मोटोकॉर्प की कहानी सुनाई थी, हर जगह डिलीवर, थोड़ा सा शेड बेहतर, जो कहना है कह लीजिए।
आय 6-6.25% बढ़ी, वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया की 10%, इंटरनेशनल मिला दूं, कंसोलिडेटेड देख लूं तो 11%, इबीटा में 30% का जंप, मार्जिन 16 वाले 19.5% के करीब। ठीक है सारे नंबर्स तो, इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प और गोदरेज कंज्यूमर को मैं ग्रीन रख दिया। 3 स्टॉक्स हो गए। ओके चलिए भाई, रिजल्ट ही कल दिन था तो छोटी छोटी कंपनियों ने बहुत कमाल किया है। अरमान फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, बहुत ही सॉलिड रिजल्ट है उसके, 160 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया इन्होंने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या साल दर साल देखिए, मुनाफा 41 करोड़ का, डबल से ज़्यादा, तो बहुत अच्छे नंबर हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान दे सकते हैं। महाराज सीमलेस के भी नंबर काफ़ी बढ़िया है, 1535 करोड़ का रेवेन्यू, मुनाफा 251 करोड़, 161 करोड़। यार ये पाइप वाली जो कंपनी है ना, वो चाहे लोहे के पाइप वाली हो या प्लास्टिक के पाइप वाली हो, सबके रिजल्ट ज़बरदस्त है। अब प्री पोजिशनिंग है तो वो सब अलग है कि स्टॉक कैसे बिहेव करता है, लेकिन नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। सारी पाइप कंपनियों के और सबके गाइडेंस भी देखिए आप, सबकी कमेंट्री आप सुनिए। इवन जो सबसे कमज़ोर नतीजे थे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के, उसका मैनेजमेंट भी बहुत सुपर बुलिश है, यहाँ जाते हुए बहुत तेज़ी आएगी। तो पाइप कंपनी में ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टॉक है नेटवेब, जो अभी बहुत पुरानी नहीं, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, इसने भी अच्छे नतीजे दिए हैं। 97% रेवेन्यू ग्रोथ है, मुनाफा 66% की ग्रोथ है और पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त इनके पास करीब 217 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 350 करोड़ में ये L1 है और करीब 3000 करोड़ पे टेंडर कर रखा है। ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है जहाँ पे आदमी है, तो मुझे लगता है इस नेटवेब को भी ग्रीन रख सकते हैं। 3 मेरे भी हो गए। ओके अब अगले भाई, पहला ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, ये रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन में है। आय 124 करोड़ रुपए क्वार्टर की, साल दर साल 15% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 56% का जंप। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल और टैक्स 62 करोड़ रुपए, एक्सेप्शनल था इसलिए मैं इस लेवल पे आया। 55% साल दर साल और 260% क्यू ऑन क्यू का जंप। इवन सारे एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट 75 करोड़ रुपए का, हर पैमाने पे नंबर स्ट्रॉन्ग है। एक कंपनी रिलीज कह रही है क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई और रीफाइनेंसिंग के चलते ब्याज पर खर्च 25% कम हुआ है। 1 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए केपेक्स भी अनाउंस कर दिया है। ये सोलर और हाइब्रिड मॉडल, विंड और सोलर के स्पेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, लास्ट साल का पूरे साल का ईपीएस था 40 पैसा, इस साल पहले 6 महीने के नंबर्स आए 92 पैसा ऑलरेडी हो गया। इस तरह से ऐसी रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज दिखाई, इसका भी मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। आय 274 करोड़ रुपए, क्यू ऑन क्यू इंचअप है, साल दर साल भी 9.5-10% का जंप। और ऑपरेशनली देखिए, पीबीटी 43 करोड़ रुपीस का, पिछले साल लॉस था 4.5 करोड़ रुपए का, उसके सामने 43 करोड़ रुपीस का पीबीटी। इवन क्यू ऑन क्यू 35% का जंप। यहां पे भी समीकरण दिखाता हूं, पिछले पूरे साल का ईपीएस 93 पैसा, इस साल की पहले 6 महीने में 2 रुपए 66 पैसे कर लिया है। तो और ये ईयर हाई से 15-20% नीचे भी चल रहा है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज ये तो ओरिएंट ग्रीन पावर दिखा रहे हैं, वो तो हो चुका है। क्या हो गया डायरेक्टर साहब? तो ये दोनों स्टॉक्स, और खास तौर पे दोनों के मैंने ईपीएस, क्योंकि रिजल्ट में दिख रहे थे इसलिए मैंने कहा मेंशन करूं किस तरह से। रिस्पॉन्सिव वो है मेरे ख्याल से जिसने वो वंदे भारत और वो तेजस वगैरह के ऑर्डर्स बीच में बैक कर रहे थे, इसलिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप हो रहा है शायद। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, इसको इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि अब इसमें पता नहीं क्या आएगा। आज शाम को बाजार बंद होने के बाद 4 बजे इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, कॉन कॉल है, जिसमें यह कंपनी अपने क्लिनिकल प्रोग्राम्स और R&D पाइपलाइन का अपडेट प्रोवाइड करेगी, शेयर करेगी, इसीलिए इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखते हैं। उससे पहले मुझे लगता है आज स्पार्क उम्मीदों में ही शायद हरे में नजर आया, ग्रीन कर दिया। स्पार्क, यस स्पार्क अच्छे हो गए आपके। दिवाली के पटाखे लिए स्पार्क से याद आया। आप तो लेते ही नहीं हो गया, क्या है? नहीं मैं लेता हूँ, किसने पता नहीं लेता हूँ। लेते हो? हाँ एकदम वो हरे वाला सुतली बम। फुलझड़ी रोटी भी लिया करो। फुलझड़ी यार वो जैसे बड़ी वाली लो ना, बहुत मोटी सी, खूब बड़ी सी, तो वो बाद में तो जलते जलते जब नीचे तक आती है तब तक वो तार ही उसका इतना गर्म होता है, इसे छोड़ दे आदमी हाथ से। मैं इसलिए कह रहा था भतीजा भतीजी को दे देना।
हाँ ये तो मैं ले जाऊंगा घर। इंटरेस्टिंग ये इंटरेस्टिंग, वो उसके लिए छोटी जाली लेके आऊँगा। अच्छा, फोर्थ स्टॉक है थॉमस कुक। इसके भी नतीजे बढ़िया है, काफ़ी इम्प्रूव्ड रेवेन्यू है, 1800 करोड़ का है, मार्जिन एक्सपैंड हुआ है और मुनाफा भी 15 लाख से 51 करोड़। अच्छा है, घूम फिर रहे हैं लोग, देखते कैसा बिहेव करता है। ब्रिटानिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। इसके नतीजे 19%, एब्सोल्यूट पे बात करूँ, रिजर्व पे नहीं, एक्सपेक्टेशन पे। मुनाफा 20% बढ़ा, रेवेन्यू 1% बढ़ा, एबिटा 22% बढ़ा, लेकिन मार्जिन 19%। वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है? 0.2%। अब इसमें एक बड़ी दिक्कत आ गई है। इसमें आप देखिए, नमूरा ने एक अपनी रिपोर्ट दी है बाई कॉल की, टारगेट 5500 रुपये का, लेकिन नीचे वो क्या लिख रहे हैं? Q2 डिमांड रिमेंस चैलेंजिंग, मार्जिन में जो प्रेशर है वो ख़त्म हो गया, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी कम है, फिर भी हम बाई कॉल दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो वॉल्यूम ग्रोथ अगर नहीं आ रही है, और कल मैं कई सारी मार्केट कमेंट्री सुन रहा था कि इस बार फेस्टिव सीजन ना बहुत डिलेड और लंबा हो गया, उसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही कंपनियों की, इम्पैक्ट दिख रहा है रिजल्ट पे। और एक अपने एनालिस्ट थे, दोपहर में बैठे थे, उनका चैनल चेक था कि इस बार की डिमांड अच्छी नहीं है कंज्यूमर में, तो इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। हालांकि ये राइडर के साथ कि इसमें पिछले 2-3 दिनों में तगड़ी पोजीशन, चार्ट दिखाओ 3 दिन का, 1 हफ्ते का, तो लोगों ने अपनी अच्छी प्रीपोजिशन, तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं कि स्टॉक क्या बिहेव करता है, लेकिन रिजल्ट कमज़ोर है, ये मैं कहना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको रेड में रख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। 6th स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नंबर अच्छे थे, कच्चा तेल नीचे है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड बनती हुई दिख रही है, राइट्स इशू का सपोर्ट है, इसलिए स्टॉक नीचे नहीं जा रहा। कल देखिए 3% ऊपर गया है, बावजूद इसके कि अंडर रिकवरी है पेट्रोल में भी और मार्केटिंग का डीजल पेट्रोल दोनों में। अब 2-3 महीना आप इंतजार करिए, चुनाव खत्म होंगे तो फिर इसमें एक मोमेंटम बनेगा, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आईओसी खड़ा है, इसलिए इसको ग्रीन में रख रहे हैं। 6 हो गए, छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से अगले 4 स्टॉक्स। अगले 4 में पहला है KEI इंडस्ट्रीज, 7वां स्टॉक, और इस पे ग्रीन में रख रहा हूँ क्योंकि HSBC की एक रिपोर्ट आई है 3200 के टारगेट के साथ बाई कॉल दी। लॉजिक क्या दिया उन्होंने? 3200 का टारगेट यार, तो 2400 में है, काफ़ी ऊँचा टारगेट है। Q2 का जो नंबर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा HSBC को मानना है, और जो अनुमान बाजार ने लगाए थे वो ऐसे ही आए हैं और नंबर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। उनको लग रहा है डिमांड आउटलुक आगे जाते हुए बहुत मजबूत है गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स पे। अब मेरा यहाँ पे डिस्प्यूट है, प्राइवेट कैपेक्स हो ही नहीं रहा है, सरकार ही खाली कर रही है, फिर भी करो, मान लेते हैं इनकी बात। साथ ही करें हाउसिंग डिमांड और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है। हाउसिंग डिमांड तो मैं एग्री करता हूँ, एक्सपोर्ट में मैं फिर डिसएग्री करता हूँ। अभी कल ही नंबर आए, एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है हमारा, बट एनीवे HSBC कह रहा तो मानना चाहिए। नवीन फ्लोरिन, जिसमें इन्हीं के उन्होंने इस्तीफा दिया था ना, हाँ इन्हीं के इस्तीफा दिया था, कल रिजल्ट भी बहुत खराब आया, खराब नतीजे, इस्तीफा, बहुत पिट चुका है, स्टॉक की पिटाई। हमको लगता है सब कुछ हो गया होगा, इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने ग्रीन की टारगेट दिया, और टारगेट देखिए आप क्या, 4951, 49,500 रुपये का टारगेट। उनका ये कहना है कि Q2 की अर्निंग जो हाईलाइट हुई है उनमें अनसर्टेनिटी दिख रही है, डिमांड के आसपास ये सब चीज़ें, मल्टीपल ऑफटेक्स यहाँ से बन रहे हैं जो आगे जाते हुए अब प्ले अप करेंगे, तो उनका मानना है कि इसको रखना चाहिए, और Q2 में फुल रिकवरी पॉसिबल है, इसलिए टारगेट बढ़ाया। 9th स्टॉक IGL, रेड में, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट कॉल, टारगेट 432, मैं इसमें सहमत हूँ। IGL दिखाई, देखिए IGL की पिछले कुछ दिनों से खूब पिटाई हो रही है, 381 पे आ गया, फिर इनका टारगेट फिर भी 432 का है। जो वो एक दिल्ली सरकार लेके आई थी ना पॉलिसी EV, अगले 5 साल में सब बदल डालूंगा, वो इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, बहुत बड़ा सरदर्द। मैंने बताया था कि घर में जो PNG मिलती है उसका कुछ नहीं होता, वो चैरिटी बिजनेस टाइप का, उसमें कोई धंधा नहीं है, असली धंधा गाड़ियों का या इंडस्ट्रियल है। अब दिल्ली में मोनोपोली गाड़ियों की है इनकी, तो मुझे लगता है ये स्टॉक वीक ही रहेगा। मैं मॉर्गन स्टैनली सहमत हूँ इस बारे में। 10th स्टॉक है टाटा स्टील, अगेन डिस्प्यूटेड, रिस्की, और कंपनी ने ज़बरदस्त नुकसान दिखाया है, अनुमान था कि मुनाफा होना चाहिए, तो इस तगड़े घाटे के संदर्भ में मुझे लगता है रेड रहना चाहिए।
हालांकि मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट कॉल टारगेट 115 का दे रहे हैं, एग्जैक्टली इसी के आसपास है। अब क्या ना, टाटा की ये कंपनी है और प्रतिष्ठित कंपनी है, इंडेक्स का है, तो हो सकता है कि लोग को लगे कि जैसे इसमें भी देखिए प्री पोजिशनिंग आपको दिख रही है और बड़ा चार्ट दिखाइए ना एक हफ्ते का, तो मार्केट वहाँ से घुमा सकता है इसको, क्या मुझे नहीं पता स्टॉक कैसे बिहेव करेगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट। 3% नीचे इस समय भी दिख रहा है, ये एक हफ्ते में गिरा है, लेकिन रिजल्ट वाकई बहुत बुरे हैं। और इसमें भी मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि यूरोप एक ड्रैग है, और सही बात है, यूरोप में एक तगड़ी इनके ऊपर ड्रैग दिख रहा है। आगे कैसे होगा कह नहीं सकते, इसलिए इसको मैं रेडी में रख रहा हूँ। बढ़िया, ये हो गया भाई इनकी टीम कंप्लीट। अब आइए मेरी बारी। आखिरी के 4 स्टॉक्स में पहला मैंने रखा है कल की लिस्टिंग, हरा रखा है ब्लू जेट हेल्थ केयर को। कल खुलने के बाद तेजी पकड़ना शुरू कर चुका है स्टॉक। कल दरअसल वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने ऑलमोस्ट सवा 11 लाख शेयर्स खरीदे। 388 पे इनकी बाइंग थी, 380 पे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भी 21 लाख शेयर्स खरीदा। तो कल खुलने के बाद बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, ये स्टॉक शायद आज भी हरकत पे है। तो पहला लास्ट ट्रेड के चलते ब्लू जेट हेल्थ केयर। कंसाई नैरोलैक को ले चलता हूं ग्रीन। हालांकि सब इश्यूज, जैसे ब्रिटानिया के लिए क्या इशू था, ऑपरेशनली स्ट्रांग है पर ग्रोथ नदारत है। कंसाई की भी कहानी बहुत कुछ ऐसे ही है, 1.25% ही आय में उछाल, पर ऑपरेशनली वाकई स्ट्रांग। एबिटा 37% का जंप, मार्जिन ऑलमोस्ट 370 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव, मुनाफा 56% का जंप। ठीक है, ग्रीन लेके चलते हैं इन नंबर्स को। जेके टायर्स को ग्रीन ले जा रहा हूं, आय 3% 4% जंप। ऑपरेशनली देखिए एबिटा डबल हो गया है, 98% ऊपर, 7.9% के मार्जिन 15.1% पे, और 51 करोड़ का मुनाफा 242 करोड़। और फाइनली एक रेड ले जा रहा हूं, मेरे ख्याल से पहला रेड है टीम का या इकलौता रेड है टीम का। ऐसा कुछ नहीं, रिजल्ट ही कल जो आ रहे थे उन्हीं का आकलन था। जीएमडीसी हर फ्रंट पे डिसअपॉइंट कर रहा है। साल दर साल नंबर टिकट टीम ने डाले थे हमारे बाजार बंधन का अपडेट जो शेयर करते हैं, उसके बाद मैंने ऐसे ही देखा, मैंने क्यूएन की भी टटोल लेते हैं, हर पैमाने पे कमजोरी नंबर है। खैर साल दर साल देखते हैं इस तरह के नंबर्स को। आय 29% गिरी, इबिटा 69% गिरा, मार्जिन 32% वाले 14% पे आ गए, 32 वाले 14, 13.8 टू बी प्रिसाइज, और मुनाफा आधा हो गया है, 150 वाला 75 को। जीएमडीसी कमजोर है। अगर वो होप्स थी आपको कि क्या है गुजरात सरकार की पॉलिसी तो डिविडेंड, तो पैसा नहीं आएगा तो क्या पॉलिसी, जब आएगा तब की पॉलिसी है। लेकिन खैर मजाक अपनी जगह, जीएमडीसी लाल है कमजोर नंबर्स के चलते। हो गए भाई 10-10 स्टॉक्स हम दोनों की टीम्स के पूरे। एक काम किया जाए, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप लेकर आएंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब 10 की टीम जो आज मेंशन करी थी सीधा सौदा में, वो आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ खबरों के चलते हरा लाल है। आज बाजार का मूड माहौल एक गैप अप के बाद देखते हैं कैसा बनता है, समीकरण कैसे होते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बजाज फाइनेंस उस बोर्ड मीट का आउटकम अच्छा है, प्रमोटर्स को मौजूदा भाव से बल्कि स्लाइड प्रीमियम पे ही कह लीजिए वारंट जारी किए जा रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज कंज्यूमर ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस है, इसलिए मैंने कहा डिलीवर्स। दोनों जो एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट, हर पैमाने पे उस पर खड़े उतरते हुए नजर आए। ओरिएंट ग्रीन रिस्पॉन्सिव, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ रखी है इन कंपनी ने। मैंने ईपीएस के थ्रू समझाया था क्या पिछले साल की ग्रोथ और क्या इस बार की ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्पार्क आज शाम को बाजार बंद होते से ही 4 बजे वो ऑल इंपॉर्टेंट एनालिस्ट कॉन कॉल है कि कंपनी क्या कर रही है, कहां पहुंची है, और सारे अपडेट्स आएंगे। उससे पहले शायद इन ग्रीन ट्रेड करें। ब्लू जेट हेल्थ केयर कल की लिस्टिंग है, खुलने के बाद मोमेंटम पकड़ रही थी, कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए। कल कंसाई नैरोलैक अच्छे लग रहे हैं, ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं इसके रिजल्ट। जेके टायर इबिटा एक्चुअली डबल हो गया है, इस तरह का मोमेंटम पकड़ा, ऑपरेशनली इसके भी स्ट्रांग। पर जीएमडीसी ऊपर से लेकर नीचे तक हर पैमाने पे कमजोर थे, इसीलिए सिर्फ रेड।
चलिए नतीजों पे पूरा फोकस, और छोटी छोटी कंपनियां कमाल कर रही हैं। अरमान फाइनेंशियल देखिए रोबस्ट नंबर इसने पेश किया, और माइक्रो फाइनेंस में आप चाहे स्पंदना के नंबर देखिए, चाहे जिसके देखिए गजब के नंबर है। महाराष्ट्र सीमलेस अगेन बहुत बढ़िया नंबर यहाँ पेश किए। नेटवेब रिसेंट लिस्टिंग है, नंबर शानदार, और जो ऑर्डर की पाइपलाइन है वो भी और उससे भी ज़्यादा बढ़िया। थॉमस कुक के भी नंबर बढ़िया है, डबल कर लिया है, 50 लाख के सामने 50 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने। ब्रिटानिया के नंबर ऑपरेशनली ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम है, बहुत ही कम है। हालांकि बहुत सारे ब्रोकरेज में बहुत बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, पता नहीं देखते कैसे बिहेव करता है। इंडियन ऑयल नंबर्स के बाद स्टॉक में एक बड़ी रैली बनी है, और क्रूड भी सपोर्ट कर रहा है, वो भी और नीचे आया 85 के आसपास कर रहा है। केईआई इंडस्ट्रीज शानदार नंबर, HSBC की बाई कॉल टारगेट 3200 का दिया है। नवीन फ्लोरिन में ऐसा लगता है कि अब बॉटम बन गया है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने इस पे 4950 के टारगेट के साथ ओवरवेट की रेटिंग दी है। IGL में अंडरवेट की रेटिंग है, टारगेट कट किए गए हैं, और वाकई बिजनेस में भी, बिजनेस मॉडल में एक्चुअली दिक्कत आ रही है अब, तो इसको रेड में रखते हैं। और टाटा स्टील नंबर बहुत कमज़ोर है, न घाटे पे आई कंपनी, अब पता नहीं बाजार इसको कैसे रेट करेगा, लेकिन नंबर वाकई बहुत ही कमज़ोर है, और यूरोप का बिजनेस एक्चुअली ड्रैग है इस कंपनी के ऊपर।